हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट 3 वीडियोस में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में भी हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये 1991 में आया था, जब गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को अडॉप्ट किया था। So globalization means the integration of the market in a global economy, that is the spread of goods and services, investment and technology across the national borders। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनका जो मेन फोकस था वो था फ्री मूवमेंट या फिर मिनिमाइज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, पीपल एटेक्स्ट्रा। सो गवर्नमेंट ने किस किस पे से रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया था? फॉरेन ट्रेड पे से भी किया था, इन्वेस्टमेंट पे से भी किया था। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एजर्शन एंड रीजनिंग। हमने लास्ट की वीडियोज़ में भी ये डिस्कस किया था कि जब भी एजर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको एज अ स्टेटमेंट ट्रीट किया करो, कि इंडिविजुअली पहले उनको स्टेटमेंट देखो कि वो करेक्ट है या नहीं है, उसके बाद उन दोनों को रिलेट करने की कोशिश किया करो। सो अवर एजर्शन इज, इन 1991 गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अलाउ ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू एनी इंडस्ट्रीज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया था, अलाउ भी किया था, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ पे किया था, बट हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने सभी इंडस्ट्रीज़ पे अलाउड कर दिया था एंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगाई हुई थी। फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन ऑन द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लीगल फॉर्मेलिटीज एटेक्स्ट्रा। सो अवर एजर्शन इज रॉन्ग। रीजनिंग, गवर्नमेंट हैज़ एनहांस द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, विच इज़ करेक्ट कि गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स की लिमिट को एनहांस किया था, जो कि पहले थी लिमिट 35 लाख और उसके बाद गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी थी 60 लाख तक। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4th। The next question is related to Human Development Index. Human Development Index is a composite index of life expectancy, per capita income and education, and which are used to rank the countries. So Human Development Index is introduced by a UNDP, United Nation Development Program, जो कि countries को rank provide करता था on the basis of their GDP, national income, per capita income, education system, life expectancy, etc. The next question is related to statement. The statement number 1 is, the key strategy behind acquiring a company is to create a shareholders value. कोई भी कंपनी अगर कोई भी डिसीजन लेती है, उसका मेन मोटिव होता है शेयर होल्डर वैल्यू को एनहांस करना, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को एनहांस करना। सो कोई भी कंपनी अगर दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो उसके पीछे भी उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर वैल्यू को इंक्रीज करना। सो वर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Statement number 2 is, conglomeration is a merger between two companies that have a common business area. This statement is incorrect, because a conglomeration merger is a merger between two firms that have completely unrelated business areas. So this statement is incorrect. Statement number 3rd is, MRTP Act got replaced by a Competition Act 2002 in India. It is also correct, because MRTP Act 1969 को replace करके Competition Act 2002 आया था। So our correct option is option number 3rd, that is statement number 1st and 3rd are correct. The next question is related to fiscal policy, कि हमें फिजिकल पॉलिसी के टूल्स बताने हैं या फिर हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी बताने हैं। बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज आर टैक्सेस, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजट, पब्लिक डेट एटेक्स्ट्रा। तो हम देखते हैं इसमें हमें कौन कौन सा दिया हुआ है। पब्लिक एक्सपेंडिचर विच इज़ करेक्ट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज़ अ टूल या फिर हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। डेफिसिट फाइनेंसिस, deficit financing, it is a tool of fiscal policy. Taxation is also a tool of fiscal policy. Reserve requirement is a tool of monetary policy. So the correct options are option number 1st, 3rd and 4th. The answer will be answer number 4th. The next question is related to gross national product, that is gross national product at market prices minus में indirect taxes
प्लस में सब्सिडीज रेफर टू एस कि अगर हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे और सब्सिडीज को माइनस कर देंगे, देन द आंसर विल बी जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस ये होता है कि उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज एक में इंक्लूड होते हैं और एक में एक्सक्लूडेड होते हैं. The next question is also related to assertion and reasoning. The industrial growth in India is hampered by the burden of many controls and regulation. कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसका इतना कम होने का रीज़न यही था कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, विच इज़ अ करेक्ट. The new industrial policy seeks to liberate the industry from the shackles of licensing system. कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 के अंदर, उसका मेन मोटिव था कि लाइसेंसिंग पॉलिसी से, लाइसेंसिंग सिस्टम से इंडस्ट्रीज़ को लिबरेट कर देना, इंडस्ट्रीज़ को आज़ाद कर देना एक तरीके से. सो assertion is correct and the reasoning is also correct and both are related to each other. So the correct answer will be answer number 2, that is A is correct and R is the correct explanation of A. The next question is related to internal environment, that is internal environment of a business includes. Internal environment is that environment which is in the control of a businessman, कि जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम ही सारे डिसीजंस लेते हैं. Business ethics and moral standard, it is a part of internal environment. Business and managerial policies, it is also a part of business internal environment. Prospects of business development, कि हमारी future plannings क्या हैं, ये भी internal environment का ही part है. Government rules and regulations, it is not a part of internal environment, it is outside the preview of internal environment. ठीक है. The next is industrial relations. Industrial relations means relation between a manager and labor. It is also a part of internal environment. So the correct answer is answer number 4th, that is option 1st, 2nd, 3rd and 5th. The next question is related to a finance commission. Finance commission is constituted by the President of India. हमें यहाँ पे डिफरेंट फाइनेंस कमीशन दिए हुए हैं, ईयर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, रिपोर्ट सबमिटेड एंड चेयरमैन. हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है. फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 51 में आया था, रिपोर्ट सबमिट हुई थी 53 में एंड के.सी. निगोहित कौन थे उसके चेयरमैन, इट इज़ करेक्ट. सेवन्थ फाइनेंस कमीशन आया था 77 में, 78 में रिपोर्ट सबमिट हुई थी एंड J.M. सहलत इज़ द चेयरमैन ऑफ दैट कमीशन. 11th फाइनेंस कमीशन आया था 98 में, 2000 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था एंड N.K.P. सेल्व उसके चेयरमैन थे, विच इज़ इनकरेक्ट क्योंकि उस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे A.M.K. खुसरो. 13th फाइनेंस कमीशन जो था ये 2007 में आया था, 2009 में इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी एंड V.L. केलकर इसके चेयरमैन थे, विच इज़ करेक्ट. सो द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज कॉम्बिनेशन नंबर 3rd. The next question is related to various events and the time period of their occurring. IDRA, that is Industrial Development Regulation Act. Industrial Development Regulation Act 1951 में आया था. Import and Export Control Act, Import and Export Control Act 1947 में आया था. FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये आया था हमारा 1999 में एंड द फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1948 में. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3rd. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट. बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. तो इसमें हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस नहीं है. मैक्रो एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेशनल इनकम एंड पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. द ऑप्शन नंबर 1st इज करेक्ट सीक्वेंस. मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर फर्दर हमारे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आते हैं लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट एक्सेट्रा. The next is business environment, internal environment, business ethics and payment of fair wages, which is correct. Business environment, external environment, micro environment and suppliers, this sequence is also correct. The last one is macro environment, external environment, this sequence is incorrect because अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इस क्वेश्चन की कि एक्सटर्नल environment का पार्ट होते हैं माइक्रो environment एंड मैक्रो
एनवायरनमेंट। सो पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मैक्रो एनवायरनमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज इनकरेक्ट सीक्वेंस। The next question is related to various industrial policy and the time period of their occurring. Industrial policy 1942, it is correct. इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। फिर उसके बाद जो पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी वो आई थी 1980 में, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1991 विच इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न कहाँ होती है कि 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, ना कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1991 में स्टेटमेंट नहीं आई थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। The next question is related to statements. The industrial policy of the government of India is aimed at increasing the tempo of industrial development. कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रेट को इंक्रीज करना। स्टेटमेंट नंबर 2, आफ्टर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 द बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन पॉजिटिव। अब देखो, उस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव तो था कि हमें अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को पॉजिटिव रखना है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि 91 की पॉलिसी के बाद से हमेशा ही हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव रहा है, विच इज़ इनकरेक्ट। सो द स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट बट द स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैच द कॉलम। List 1 includes economic liberalization, outsourcing, corporate frauds and second generation reforms. List 2 contains IT-enabled services, SFIO, macroeconomic stability and increased competition. सो लिस्ट 1 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकें इकोनॉमी के अंदर, जिससे कि कंपटीशन इंक्रीज़ हो और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सकें। सो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इंक्रीज कंपटीशन। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि हम अपना काम किसी और से करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इज़ अ टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग, कि कंपनीज क्या कर रही हैं, कुछ अपना जो काम है वो खुद ना करके वो किसी और कंपनी से अपना काम करवा रहे हैं, तो इट इज़ एन IT enabled सर्विसेज। तो B का आएगा फर्स्ट। Corporate frauds are related to SFIO. SFIO is a serious fraud investigation office which was established on 2nd July 2003 in New Delhi. So corporate fraud is related to SFIO and second generation reforms. The main objective of second generation reform was macroeconomic stability. So our correct option will be option number 4th. The last question is, there is an acute shortage of electricity in some of the states in India. This reflect a problem in which type of business environment? कि इंडिया की कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, ये जो प्रॉब्लम है ये कौन से इन बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आएगी? लाइक ये डेमोग्राफिक का पार्ट है, या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, या पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, या फिर सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। देखो, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में आ जाता है सोसाइटी के एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, सोशल सिस्टम क्या है हमारा। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, देयर आइडियोलॉजी। लीगल एनवायरनमेंट मीन्स वेरियस एक्ट्स, हमारा जुडिशरी सिस्टम एटेक्स्ट्रा। डेमोग्राफिक इज रिलेटेड टू प्रोपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन, composition of a population, like their sex ratio, their education level, etc. And economic environment includes all the economic behavior that affects the commercial and consumer buying behavior, कि इसके अंदर वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो एक किसी भी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। दैट मीन्स उनकी डिमांड कितनी होगी, उनकी नीड क्या है, उसको अफेक्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि हम ये हमारी डिमांड को फिक्स करने में, या हमारे किसी प्रोडक्ट को ये रिगार्डिंग डिमांड कितनी होगी उसको डिसाइड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर वैक्यूम क्लीनर सेल करना है जो कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, हम वो ऐसी किसी स्टेट में या ऐसी किसी विलेज में जाके उसकी प्रमोशन नहीं कर सकते जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत कम टाइम के लिए आती है, या फिर उसकी वोल्टेज प्रॉपर नहीं आती है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट।
Thank you students. Please like and subscribe my channel. For any query and PDF you can mail me at crackyournet@gmail.com, and you can also follow me at crackyournet on Instagram. Thank you.